नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। हाथरस केस को लेकर दंगों की साजिश रचने वाले पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस की वारदात के बाद यूपी में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश हो रही है और इस साजिश में पीएफआई यानी पीपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ सामने आया है और परिवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई जो है वो उसके पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ से अधिक रुपए की थी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जाहिर है हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और चारों पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया जा रहा है कि ये इनका नाता उससे है। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया है। इसी के साथ इनसे लगातार पूछताछ जारी है। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का दावा किया है। हाथरस पीड़िता को इंसाफ के नाम पर बनाई गई इस वेबसाइट में कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। हाथरस में हिंसा की साजिश के पहलू पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। केरल के बिजली विभाग में काम करने वाला अब्दुल सलाम पीएफआई संगठन का मुखिया है, जिस पर यूपी के हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप है। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि हाथरस कांड में पीड़ित लड़के की मौत को मुद्दा बनाकर जातीय हिंसा भड़काने की साजिश पीएफआई द्वारा रची जा रही थी। तो कुल मिलाकर हाथरस की साजिश का केरल कनेक्शन सामने आया है और सबसे बड़ी बात कि केरल सरकार पहले ही पीएफआई को बैन करने की मांग कर चुकी है। तो हाथरस कांड का क्या है मॉरिशस कनेक्शन, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेहमानों से आपको ताल्लुक करा देते हैं। राहुल तारान हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन उससे पहले जो तमाम बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। इस पूरे मामले में, हाथरस मामले में ईडी का जो दावा है वो हम आपको बताते हैं। ईडी ने क्या कुछ खुलासे किए हैं। पीएफआई के पास मॉरिशस से 50 करोड़ आए थे। इसी के साथ ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए की गई थी। मतलब कितनी बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग थी। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि कहां से फंडिंग आती है। हाथरस का माहौल कौन बिगाड़ रहा है और कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। चारों का पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया जा रहा है। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का दावा भी किया था। इस वेबसाइट से जुड़े हुए तार इन चारों के बताए जा रहे थे और इन चारों को जब गिरफ्तार किया तो इनके पास से भड़काऊ भाषण वाले कुछ साहित्य भी बरामद किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि आखिर कौन रच रहा है साजिश माहौल खराब करने की। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते हैं। हाथरस मामले पर विपक्ष राजनीति कर रहा है और विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि हम सबको सचेत रहकर काम करना होगा और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम साजिशकर्ता कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस मसले पर गरीबों का विकास विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या है पीएफआई ये आपको समझाते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है। ये अपने को अल्पसंख्यकों के अधिकार में आवाज उठाने वाला एक संगठन बताता है। साल 2006 में एनडीएफ के मुख्य संगठन के रूप में पीएफआई का गठन किया गया था और इस संगठन की जड़ें केरल के कलिकट में है। ये तमाम बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वो पीएफआई जिस पर आरोप लग रहे हैं कि जब भी देश में दंगे होते हैं तो सबसे पहले पीएफआई का नाम ही क्यों आता है। तो आखिर पीएफआई क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हाथरस में ईडी ने क्या कुछ दावा किया है, क्या कुछ खुलासे किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात है, पीएफआई के पास जो है मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी ने दावा किया है कि पूरी फंडिंग 100 करोड़ रुपए की थी। इसी के साथ पूरे मामले की तफ्तीश जो है की जा रही है। ईडी हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर पीएफआई को जो फंडिंग हो रही थी वो कहां से हो रही थी। हाथरस का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, इसको लेकर भी लगातार जांच जारी है और इसी कड़ी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से माहौल भड़काने वाले कुछ साहित्य भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का दावा किया था और माना यह जा रहा है जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके तार जो है इस वेबसाइट से जुड़े हैं और ये लोग प्रयास कर रहे थे कि सिर्फ हाथरस का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए, सांप्रदायिक दंगे कराए जाए। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं ये विकास जो हो रहा है वो पसंद नहीं है। बिल्कुल, तो मॉरिशस
से क्या है कनेक्शन हाथरस कांड का, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे सबसे पहले आपका ताल्लुक करा देते हैं। राहुल तारान हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनीता अग्रवाल जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कीर्ति निधि पांडे जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के। और दिनेश शर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले अनीता अग्रवाल आपके पास आऊंगी। राहुल जी का कहना है कि यहाँ पर सीएम योगी जी को दिखता है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है साजिश हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रेजेडी दिखती है। साफ तौर पर विपक्ष का, कांग्रेस का ये कहना है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए दंगों की बात कर रही है प्रदेश सरकार। देखिए, राहुल जी को पता होना चाहिए कि दलित नेता, कांग्रेस के दलित नेता, उन्होंने इस चीज को कबूल किया है कि हम लोग दंगे करा रहे थे, और ये उनके ही कांग्रेसी नेता हैं। और एक कांग्रेसी सभासद लखनऊ से ही गिरफ्तार हुए हैं, उसको पोस्टर पकड़ते हुए लखनऊ से सभासद जो है पार्षद वो गिरफ्तार भी हुए। तो ये तो असल में चक्कर क्या है, इन्होंने हमेशा दंगों का ही काम किया, चाहे कश्मीर समस्या का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे ये खुद दंगे इतने कराते हैं। जैसे सीए वाला मामला सबको मालूम है कि कितना इन्होंने दंगा कराया, बाद में सब पर्दाफाश हुआ। इसी तरह ये भी इस मौके का फायदा उठा के दंगे कराने में लगे, ताकि योगी सरकार को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार को, मोदी जी को बदनाम किया जाए। हर पेज में मोदी जी को, योगी जी को, इनको मालूम है कि सरकार अच्छा काम कर रही, जनता इनके साथ है, जनता इनके फेवर। किसी न किसी तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ दंगे हो रहे हैं, ये हो रहे, अशांति फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर किरकिरी तो आपकी भी हो रही है। पहले आपने प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया कि यहाँ पर उनकी तरफ से जो रवैया दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील है, लेकिन अब सरकार ने जो हलफनामा कोर्ट को दिया उसमें ये कहा गया कि क्योंकि माहौल ना बिगड़े इसलिए देर रात अंतिम संस्कार जो है उस बच्चे के शव का किया गया। देखिए, ये तो आप देखिए, इसी की साजिश की वो तो पहले से आ रही थी। वो इसलिए असल में अगर वो उसको ना किया जाता तो और दंगे भड़कते, और जैसे वहां पे उन्होंने पूरा हंगामा कर रखा था, जहाँ पे पीड़िता का परिवार है वहां पे सारे लोग इकट्ठे थे, सारे लोग वहां हंगामा करने में लगे, तो वहां प्रशासन ने रोका और रोके क्योंकि मालूम था कि ये आग बहुत तेज लगेगी। तो असल में क्या है कि साजिश तय हुआ था। अब देखिए, रेप तो बलरामपुर में भी हुआ, बुलंदशहर में भी हुआ, अलीगढ़ में भी हुआ, उसके लिए था नहीं, लेकिन ये एक दलित को कह के बार बार एक जाति संप्रदाय को लेकर इस तरह से बात कर रहे हैं। क्यों नहीं वो बुलंदशहर में बोले, क्यों नहीं आजमगढ़ वाले में बोले, क्यों उसमें हम कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन हम जाति की, अपराधी जाति के पे नहीं हम जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग एक जाति की राजनीति करने वाले इसका हंगामा करना चाहते हैं। सच ये भी है कि शुरुआत से अनीता जी, सच ये भी है कि शुरुआत से सरकार का स्टैंड भी यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पहले जो है ये कहा गया कि हाँ भाई यहाँ पर जो रवैया है वो असंवेदनशील है, फिर अधिकारी को निलंबन भी उनका किया गया, फिर उसके बाद कोर्ट में ये कहा गया कि माहौल ना बिगड़े इसलिए देर रात जो है बच्ची के शव का दाह संस्कार किया गया। तो कहीं ना कहीं स्टैंड जो है क्लियर सरकार का भी यहाँ पर नजर नहीं आया है। स्टैंड तभी दिखता है जब देखिए पीड़िता की मदर ने अपने 2-3 बार बयान बदले, उनके भाई ने जो एफआईआर लिखा है और संदीप का नाम खाली बताया, उसके बाद पीड़िता ने अपनी भाभी के कहने पे या किसी कहने पे 3 नाम और बढ़ाए। तो आरोपिता के जो पीड़िता के बयान है वो हम सर्वे मानते हैं, क्योंकि पीड़िता के बयान ही सबसे बड़े बयान होते हैं। ठीक है, तो उसके बयान के हमने आरोपियों को पकड़ा, उनको जेल भेजा और उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमने तो कहा इनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसके लिए हम सरकार पूरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन बाद में इसकी सिचुएशन कुछ और निकल के आई है। जैसे अभी समझ में आ रहा है कि 100 करोड़ का दिया जा रहा है, 50 लाख करोड़ वार्षिक से भेजे गए हैं, तो ये साजिश बाद में नजर आ रही है। अनीता जी, अभी कई सवाल है, एक लंबी फहरिस्त है, मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले कीर्ति निधि मैं आपके पास आऊंगा। सर, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष को विकास पसंद नहीं है और दंगों की साजिश रची जा रही थी, प्रतिक्रिया आपकी। राजेश जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हाथरस की घटना को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, और ये बात सारे विपक्षी दलों ने कहा कि अगर कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले। लेकिन किसी षड्यंत्र के नाते इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि बिटिया के साथ रेप हुआ, हाथरस में जो घटना घटी उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो रात में दाह संस्कार कर दिया वहां के जिला प्रशासन ने, और जिस तरीके से पेट्रोल या इथेनॉल या सैनिटाइज डाल करके जला दिया लाश को, जिसका वीडियो वायरल हुआ,
इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर पुलिस प्रशासन के लोगों के खिलाफ, वहां के एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो एक यक्ष प्रश्न बना रहा कि वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, जो पीड़ित परिवार के मुखिया को धमकी दे रहा था लगातार। दूसरा सवाल राजेश, आज एसआईटी का कार्य 10 दिन और बढ़ा दिया गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने गंभीर हैं, बात से आप अंदाजा कि एक तो के मुख्यमंत्री 5 पहले कहे कि सीबीआई जांच को तैयार है, सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाया कि सीबीआई जांच होगी। आपका सुप्रीम कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलफनामा दिया कि हम सारे जांच कराने को तैयार हैं। अगर आप 5 दिन पहले से इस बात को कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं, तो अब तक उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन कीर्ति निधि पांडे, लेकिन कीर्ति जी, ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन कीर्ति जी अब ईडी ये कह रहा है कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है पीएफआई को, ऐसे में कहीं इससे नकारा तो नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी। राजेश जी, मैं कहा उससे, मैं तो कह रहा हूँ जो भी षड्यंत्रकारी हो, पीएफआई हो या कोई हो, हाथरस की घटना में जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले, पीएफआई के खिलाफ जांच हो, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हाथरस की घटना को, उस बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई, मरने के बाद जो जिला प्रशासन ने उस बिटिया के साथ किया, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। सरकार उससे मुंह नहीं मोड़ सकती है, और सरकार उससे ध्यान लोगों का भटकाना चाहती है। पहले सरकार निष्पक्ष रूप से उस पर एक्शन ले। अगर सीबीआई जांच कराना चाहते तो उसका नोटिफिकेशन सरकार को जारी करना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया। और जो एसआईटी लगातार जांच के नाम पर मीडिया को उस गांव के अंदर नहीं जाने दे रही थी, जो एसआईटी राजनीतिक दलों को उस गांव के अंदर नहीं जाने दे रही थी, जो एसआईटी किसी को भी उस परिवार से मिलने नहीं दे रही थी, जो एसआईटी उस पीड़ित परिवार को गांव से बाहर नहीं जाने दे रही थी, उसी एसआईटी का कार्यकाल बढ़ाने का क्या औचित्य है? मैं तो कह रहा हूं सीबीआई जांच कराना है तो कब नोटिफिकेशन होगा? जब सारे सबूत मिल जाएंगे। कीर्ति निधि जी, इस पर लगातार सरकार से हम सवाल कर रहे हैं। कीर्ति निधि जी, इस पर लगातार हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर आप पर भी उठ रहा है कि विपक्ष जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चुनावी स्टंट के नाम पर स्टंट किया जा रहा है, वहां पर हुजूम लेकर जा रहे हैं लोग। अगर संवेदना जतानी ही है तो 5-6 लोग जाए, संवेदना जताए, लेकिन यहाँ पर हुजूम के साथ जाना, माहौल बिगाड़ना, ये आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं ना, विपक्ष पर भी लग रहे हैं। सरकार से ये सवाल लगातार हम कर रहे हैं। सरकार भूल गई इस बात को कि मीडिया को भी उस गांव के अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं था। किस तरीके से मीडिया गांव के बाहर थी, किस तरीके से सर लगातार ये प्रश्न लगातार हम सरकार से कर रहे थे। सरकार के लोगों ने क्यों नहीं जाने दिया लोगों को? सारे सबूत मिल जाने के बाद क्यों एलान हुआ मीडिया को? अनिता जी, कीर्ति निधि पांडे का आप पर बड़ा आरोप ये है कि दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। बड़ा आरोप किसको बचाने की कोशिश कर रही है? दोषियों को बचाने की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। बड़ा आरोप है कीर्ति निधि जी का सरकार पर। अरे कीर्ति निधि जी अपने चश्मे से ना देखें, इन्होंने जो है अपराधियों को बचाकर उनको मंत्री बनाया है। हमने तो अपराधियों को पकड़ के तुरंत जेल में भेजा है। 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए हैं। कोई भी अपराधी है वो 24 घंटे के अंदर पकड़ा जा सकता है। ठीक है, राहुल आपके पास आना चाहूंगी। राहुल तारान, क्या लगता है आपको, क्या हाथरस में बेटी के इंसाफ दिलाने के नाम पर, बेटी को इंसाफ दिलाया जाएगा इसके नाम पर क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है? कि जो चीजें जो नजर आ रही है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएफआई के 4 लोगों की गिरफ्तारी, उसके बाद फंडिंग 100 करोड़ की होती है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर जो ये सब मामले सामने आ रहे हैं तो निश्चित गंभीर बात है, और देश के लिए भी ये पीएफआई का हर चीज में नाम आता जा रहा है और वो लगातार साजिश रच रहे हैं, तो ये दिक्कत तो है कानून व्यवस्था के लिए। और सबसे बड़ी सवाल ये है, देखिए, क्या रेप लड़की के साथ ज्यादती हुई, वो उसकी हत्या हुई? बिल्कुल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ने सही से काम किया? बिल्कुल नहीं किया। उस लड़की का जो अंतिम संस्कार होता है, जो क्रियाएं होती हैं, वो सब हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या पुलिस में इतनी भी संवेदनाएं नहीं थी कि उसकी जो अंतिम क्रिया होती है और जो भी वहाँ रिचुअल्स होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाता? तो यहाँ पुलिस ने निश्चित तौर पे बहुत गलत किया है और पुलिस को संवेदना दिखाने की जरूरत थी, और मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए खासकर पुलिस बल में, और इनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों का ये ध्यान रखें। दूसरी बात ये
कि क्या पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं वहां? बिल्कुल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए बलात्कार हमारे देश की समस्या है और इससे मैं शर्मसार हूं, पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है। जब हम आदि आबादी की बात करते हैं, महिलाओं के मॉलेस्टेशन और छेड़छाड़ और इन सब पे बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे होती हैं हमारे देश में और इनसे कोई दो राय नहीं है और कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या सुधारों के लिए कुछ किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। और 2013 में एक कान निर्भया एक्ट बना दिया गया, उसके बाद स्थिति सुधरी? बिल्कुल नहीं सुधरी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो है कि पॉलिटिकल, देखिए उसी ड्यूरेशन में हाथरस में रेप हुआ, बलरामपुर में रेप हुआ, आजमगढ़ में रेप हुआ, फतेहपुर में रेप हुआ, यूपी की बता रहा हूं, और बुलंदशहर में हुआ। और जब ये रेप हुए तो आप सेलेक्टिव आउटरीच के अप्रोच के साथ कैसे आ सकते हैं कि भाई बस हम यहां हाथरस उठाएंगे? रेप की समस्या है ना, महिलाओं के साथ ज्यादा थी ना। जब आप भी नजर आया, बिल्कुल, अगर जब आप यहां देखते हैं कि ये दलित बनाम सवर्ण है और हम दलितों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो आप उसको सेलेक्टिव अप्रोच के साथ उस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन अगर जब आप बलरामपुर जाएंगे, बलरामपुर की भयावता कम थी क्या हाथरस से? बिल्कुल कम नहीं थी। लेकिन जब आप बलरामपुर जाएंगे तो बलरामपुर में भी तो दलित है। मैं जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस क्या गई, भीम आर्मी गई उसको इंसाफ दिलाने के लिए उस लड़की को? एक्चुअली में देखिए यहां से साजिश शुरू होती है। अब देखिए यहां से साजिश कैसे शुरू होती है, क्योंकि ये सारा वोटों का खेल है। अगर जो आप यहां दलित बनाम सवर्ण करेंगे तो एक वर्ग या तो दलित या सवर्ण एक पार्टी की तरफ आएगा और एक की तरफ एक आएगा। लेकिन जब वहां जाएंगे, आप बलरामपुर जाएंगे, तो वहां एक पार्टी को नुकसान होता है क्योंकि दलित भी हैं वहां, दलित पीड़ित हुए समुदाय विशेष से। अगर जो लड़के जो आरोपी हैं वो समुदाय विशेष से और पीड़ित लड़की थी दलित समुदाय से, तो वहां वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होगा। वो वहां चाहेंगे, अगर जो वहां वो मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है और मीडिया उसको उठाती है, तो वो जो जय भीम वाला नारा है वो कहीं ना कहीं टूटता है। और जब वो टूटेगा तो जो यूपी में सरकार बदलने की और जो ये सारी चीजें कि सरकार बदली जाएगी और आगामी चुनावें और ये सारी चीजें ये मंद पड़ जाते हैं। अब यहां पीएफआई की एंट्री होती है, अब होती है यहां पीएफआई की एंट्री कि कौन सा मुद्दा उठाया जाए। और अब वो जो 100 करोड़ है वो 100 करोड़ आए कहां बटे? अब ये भी तो मनी ट्रेल की जांच होनी चाहिए। अगर जो 100 करोड़ रुपए छोटी मोटी तो अमाउंट होती नहीं है, अगर जो 100 करोड़ आ रहे हैं कहीं से तो कहीं बटे तो होंगे। अब ये मुद्दा कैसे हाईलाइट किया गया, यहां पीएफआई की जांच होने की जरूरत है। कि आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कि रेप तो हर एक रेप है, अगर जो कैसी भी घटना हो रही है महिला के साथ वो गलत है, समाज में शर्मसार करने वाली है, तो हमें सेलेक्टिव आउटरीच की अप्रोच और आउटरीच की जरूरत नहीं है। हमें हर किसी को बोलना चाहिए कि भाई महिलाएं आधी आबादी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए और सियासत तो बिल्कुल नहीं। और जावेद अहमद, ठीक है मैं आता हूं राहुल फिर से। जावेद अहमद, सिर्फ अब वोटों की राजनीति की जा रही है और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को काम पसंद नहीं आ रहा, जो काम किया जा रहा है, जो विकास किया जा रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, इसलिए दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही थी। तो सरकार का चेहरा पूरे देश की जनता देख रही है, उसके काम को देख रही है। स्पष्ट हो चुका है कि सरकार हर मोर्चे पर जब विफल हो गई तो उसने कम्युनल कार्ड फिर खेलने का प्रयास किया और पूरी घटना को उसने डाइवर्ट करने का काम किया। अगर 50 करोड़ रुपए आए हैं तो सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी, ईडी क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, ये भी तो सरकार का फ्लेवर है। और इस सांप्रदायिकरण को किस तरीके से विपक्ष के माथे मढ़ा जा रहा है। अरे आपने तो पूरे देश में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया और विपक्ष पर आरोप लगा रहे। आप बलरामपुर की बात कर रहे हैं, बलरामपुर में आरोपी पकड़े गए, वहां पर कार्रवाई हो गई, उसके बाद भी कांग्रेस का डेलीगेशन गया। आप लोग चीजों को क्यों छिपाने का प्रयास करते? हाथरस और बलरामपुर आजमगढ़ की घटना को आप क्यों मिलाने का काम करते हैं? हाथरस में कार्रवाई नहीं हुई, 7 दिन तक पीड़िता के साथ क्या होता रहा, आपने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्यों नहीं की? उसके बाद 22 तारीख को आप उसका सैंपल लेते हैं, 25 तारीख को आगरा के फेडरल में आप भेजते हैं। ये जब पीड़िता के साथ लगातार अन्याय होता रहा तब ये कांग्रेस को मजबूर होकर उतरना पड़ा। लेकिन जावेद अहमद, सिलेक्टिव रवैया ही क्यों है कांग्रेस का? सिर्फ हाथरस में ही कांग्रेस क्यों पहुंचती है? बलरामपुर क्यों नहीं पहुंचती? बारा क्यों नहीं पहुंचती? आजमगढ़ क्यों नहीं पहुंचते? कहाँ सिलेक्टिव रवैया है? बिल्कुल सिलेक्टिव है। अभी अब आप सुन लीजिए, हमने ये आरोप लगाया है कांग्रेस पर। उत्तर प्रदेश में 2011 में विधायक बलात्कार के मामले में फंसे, मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भाजपा नेत्री
श्रीमती स्मृति ईरानी बांदा क्या करने गई थी? निर्भया मामले में किस तरीके से स्मृति ईरानी ने जावेद जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने का काम किया। ठीक है जावेद जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये घटना कौन सी तारीख की है? लगातार बताती रही जावेद जी, कहती रही कि वो जावेद जी, लोग नहीं है कि किसी के साथ सुन लीजिए जावेद जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। ठीक है, ये जो घटना है ये कौन सी तारीख की है बताइए? क्या हुआ आज? क्या कर रही है सरकार? मोनिका जी आप 10 सेकंड दे दीजिए। आज सरकार क्या कर रही है? उस दरिंदगी का शिकार हुई उस बेटी का चरित्र हनन से आप मुझे बताइए जावेद जी, सरकार जो कर रही है नहीं कर रही है, मैं उससे लगातार सवाल हम कर रहे हैं। जिस समय हम जब तक सवाल करेंगे जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उस बच्ची के साथ जब ये घटना हुई तो उस दिन कौन सी तारीख थी? जावेद जी मुझे तारीख बताइए, तारीख बताइए, आपने तारीख बताइए, किस तारीख की घटना है? इस तारीख की हाथरस में पंचायत हुई, टीवी स्क्रीन पर वो पंचायत। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये आपको तारीख भी नहीं मालूम। 14 तारीख की एक घटना है, लेकिन उसके बाद से आप लोग कहाँ थे जब मीडिया वहां पर पहुंचा, जब प्राइम न्यूज वहां पर पहुंचा और जब वहां पर ये दिखा कि लोगों की संवेदनाएं, लोगों के जो इमोशन है वो इस घटना से जुड़ गए, तब आप लोग पहुंच गए वहां पर अपनी सियासी रोटियां सेकने। उससे पहले आप लोग कहाँ थे? और आज इसको भी जब तक ये मामला मीडिया की नजरों में नहीं था तब तक वहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा। सिलेक्टिव रवैया है। ठीक है दिनेश शर्मा, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम थी, लेकिन अब दंगों की तरफ बात जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है कि साहब उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी दंगों की आग में। इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि बलात्कार की बात थी, महिला सुरक्षा की बात थी, अब कनेक्शन जो है, सुई जो है वो दंगों की तरफ आ गई है। जी अभी तो और पता नहीं कौन से कनेक्शन सामने आएंगे। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो वर्डिक्ट दिया है, अपना निर्णय दिया है कि रेप हुआ है, दरिंदगी हुई है, तो मैं इस बात को इस तरह से कहूंगा कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें न तो गैंग रेप हुआ और न रेप हुआ, न जीभ काटी गई, न हड्डियां तोड़ी गई, और बाकी जो भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, वो उनकी बारे में एक रिपोर्ट आ चुकी है। आगे इस मामले में कोर्ट देखेगा कि ये तथ्य क्या सामने आ रहे हैं। एक पक्ष ये भी सामने आ रहा है कि इस लड़की की मौत के पीछे इसका भाई भी हो सकता है और इसकी मां भी हो सकती है। हमको किसी प्रकार का निर्णय देने की स्थिति में नहीं, लेकिन अभी भी है कि आपने जो फंडिंग वाला इश्यू उठाया है, हाँ। उसमें मैं ये कहूंगा ठीक है, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आ रही है, हम इसको कभी तक सही मानेंगे वो पैसा कुछ बरामदी होना चाहिए। अगर 100 करोड़ रुपए आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इनकी गिरफ्तारी के बाद पैसा मिलना चाहिए, बरामद होना चाहिए। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10-20 लाख रुपए, 10-20 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। तो ये तो अभी तक एक जांच का विषय चल रहा है, जो जांच एजेंसी है उसमें अपना जांच करेगी। तो मैं सीधे ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसमें आगे और क्या होने वाला है, क्योंकि जांच एजेंसी से बाहर है। हाँ। दूसरी बात जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बोल रहे हैं बलात्कार के बारे में। क्षमा करिएगा, मैं क्षमा याचना के स्थल में हूं। मैंने एक दिन और भी कहा था, ये जो सफाई महोत्सव होता है ये किसके नाम पर होता है? वो कौन है? आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत लोग कह रहे हैं, इटावा मैनपुरी सब में कहते हैं कि मैं एक छटा बलात्कारी था जिसके नाम पर सफाई महोत्सव होता है। मुलायम सिंह जी सामने आए और बताएं कि वो क्या था, और उसी बलात्कार में मारा भी गया था। आपका तो इतिहास है। अखिलेश यादव जी सामने कौन जा रहे हैं? लंदन से बैठे बैठे राजनीति कर रहे हैं। काम ना आइए, आप सामने इसलिए नहीं आ रहे कि वोट भाग जाएंगे, ठाकुरों के वोट भाग जाएंगे। आप भैया नेताओं को बुलाकर प्रवक्ता बनाकर और उनसे बयान दिलाकर अखिलेश जी का ये बताना चाहते हैं कि इधर भी लड्डू और उधर भी लड्डू। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में कोर्ट
शामिल हो चुका है, इस मामले में SIT शामिल हो चुकी है। हमें उस जांच पर यकीन करना चाहिए। यदि सरकार ने जांच के समय बढ़ाया है तो वास्तव में कोई ना कोई कारण रहे होंगे। वो प्रशासन है, हम मीडिया है, हम प्रशासन की व्यवस्थाओं को एकदम से उसका आकलन नहीं कर सकते। ठीक है दिनेश जी, हमें बहुत सारे तथ्य मालूम होंगे, कीर्तिनिधि जी आऊंगे आपके पास। कीर्तिनिधि जी, अभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच होने तक थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले ही अपनी राय क्यों बना रहे हैं आप लोग? कौन सी जांच के आदेश दे दिए गए मोनिका जी? SIT की जांच हो रही है, CBI जांच के आदेश दे दिए गए हैं। SIT की जांच में जिस दिन गठन हुआ था उस दिन 7 दिन का समय दिया गया था, 10 दिन जांच का समय और बढ़ाना पड़ा। 3 दिन तक SIT किसी को गांव में क्यों नहीं जाने दी? पीड़ित परिवार को बाहर क्यों नहीं निकलने दी? ये इंटेलिजेंस के अंदर की क्या बातचीत है वो हमें थोड़ा ना बताया जाएगा। नहीं, क्या पता किस कारण से जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है। मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस के अंदर की बात होती है ना सर। SIT की जांच चल आप ये बताइए, PFI को जो नाम बीच में आ रहा है इसमें। मोनिका जी सुनिए पहले, ठीक है बोलिए। सुनिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम CBI जांच कराने को तैयार हैं, हम CBI जांच कराएंगे इसकी, तो आज तक CBI जांच का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं किया? कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हलफनामा दिया कि हम सारी जांच कराने को तैयार है, CBI जांच कराने को तैयार है, हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच कराने तैयार। लेकिन सवाल यह है कि CBI जांच अगर सरकार कराना चाहते तो उसका नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है अनीता जी, मैं जवाब ले लेता हूं इस पे। सवाल खड़ा होता है। ठीक है सरकार कीर्ति जी, निष्पक्ष जांच नहीं कराना चाहती। SIT में कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हैं जो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, वही पुलिस। एक सेकंड अनीता जी, आप ये बताएं, करा दिया। आप ये बताएं कि दोहरा रवैया हम इस मामले में पूरा देख रहे हैं। वो ऐसे कि एक तरफ तो जो पीड़ित परिवार है वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, वो जिलाधिकारी से कहते हैं, वो आला अधिकारियों से कहते हैं कि साहब हमें खतरा है। दूसरा ये कि उसी पीड़ित परिवार के घर के आसपास महापंचायत होती है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में विशेष समुदाय के लोग जुटते हैं, वहां पे पंचायत करते हैं, वहां पे कई ऐसे वीडियोज आते हैं जिसमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? धारा 144 के बावजूद वहां पे पंचायत कैसे हो रही है? देखिए, जब वहाँ पे पूरी तरीके से सरकार प्रशासन ने उनको पूरा घेरा था तो कहा गया कि वहाँ पे मीडिया वालों को नहीं जाने दे रहे, किसी को मिलने नहीं दे रहे, क्योंकि वो परिवार की सुरक्षा के लिए ही नहीं जाने दे रहे थे। और आज परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं, पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन भी है, वहाँ कोई भी जाएगा उसकी पूरी तरह से कोई ऐसे नहीं जा सकता उस परिवार में। ये उन्होंने घेरा बना दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो कार्रवाई नहीं की 144 के वायलेशन पर उसी गांव में पंचायत कैसे होती है? आप सुन लीजिए पहले। बड़े पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे, उसके बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं की गई? पंचायत करने वालों के विरुद्ध, धमकियां देने वालों के विरुद्ध, इसका जवाब दीजिए आप। अरे आप बोल लीजिए, हम ऐसे नहीं बहस कर पाएंगे। आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए फिर हम बोल लेंगे। अब दोनों चुप हो गए हैं। आप अभी दोनों बोल रहे थे ताकि एक दूसरे की बात ही ना सुनाई दे, है ना? वक्त जो है डिबेट का वो खत्म हो जाए और मुद्दा वही की वही रह जाए। अरे जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे, हम तो बीच में नहीं बोले। हाँ, कहिए आप अपनी बात रखें। नहीं सुनना चाहते बीच में। देखिए, पंचायत की जहाँ तक बात है, इन्हीं के कांग्रेस के लोग और इन्हीं के कई ऐसे लोग जो वहाँ पे हंगामा खड़ा कर रहे थे, वहाँ पे प्रशासन जाने नहीं दे रहा, पुलिस उन्होंने कहा कि आपको जाने नहीं दे रहा, क्योंकि ये वहाँ पे शुरू से ही दंगा फैलाना चाह रहे हैं। यही हमने कहा, ये क्यों नहीं गए? आजमगढ़ क्यों नहीं गए? बुलंदशहर क्यों नहीं गए? सबसे इनको वही, और राजस्थान क्यों नहीं गए? जहाँ नाबालिग लड़कियों का हुआ है, केवल यहाँ पे दलित समुदाय को लेकर इतना हंगामा करना। दलित और भी जगह थे, लेकिन ये कांग्रेस। लेकिन मैडम, जो घटना यहाँ पे हुई वो दूसरी जगह पे नहीं हुई। एक सेकंड अनीता जी, जैसा वाकया यहाँ पे किया ना प्रशासन ने, एक सेकंड सुनिए भी, आप सुनिए भी। आप जिन जगहों के नाम गिनवा रही है वहां पे इतनी बर्बरता नहीं हुई। वहां पे आधी रात को नहीं जला दिया गया किसी बच्ची को जहां पे उसके साथ हैवानियत हुई। वहां पे प्रशासन का ऐसा रवैया नहीं था जैसा हमने यहाँ पे देखा। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो दूसरी जगह नहीं था। हालांकि शर्मिंदा हमें हर जगह के लिए होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, नहीं 14 तारीख को जिस दिन ये कांड हुआ उसी दिन उनके भाई के कहने पे FIR लिखी गई है। संदीप को पकड़ लिया गया था, उनकी मां के बयान हुए थे, ये दोनों स्कूटी में वहां पे गए हैं
और उसी उनकी माँ ने 2 बार बयान चेंज किया है, उनकी वायरल वीडियो भी है। और उनके भाई ने जो है तुरंत पकड़ लिया था संदीप लड़के को 24 घंटे के अंदर। लेकिन जब लड़की के बयान में उन्होंने जब 3 आरोपी और बताए गए तो उन आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। ऐसा नहीं है कि हम अपराधियों को सुरक्षा दे, सारे अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ के जेल में भेज दिया गया। और ये समाजवादी पार्टी जो अपने चश्मे से देखती है, बलात्कारियों को मंत्री बनाती है, वही चश्मा दूसरी जगह देख रही है। हमने अपराधियों के साथ कहीं समझौता ना करते ना करेंगे, बल्कि उनको 31 तक सजा देंगे। हमारे योगी जी ने कहा है कि नहीं, आप ये राजनीति मत कीजिए कि उन्होंने मंत्री बनाया, किसने क्या बनाया, हमें सबका पता है। आपने किसे विधायक बनाया, फिर विधायक ने क्या किया, वो कहाँ पे है, वो नाम मत गिनवाइए, उस तरफ मैं नहीं अभी जा रहा। आज मुद्दा दूसरा है। राहुल, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पक्ष विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है। इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस बच्ची के लिए, सुई अब जो है वो फंडिंग पे चली गई है कि साहब यहाँ पे जातीय दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। क्या इस देखते हैं पूरे मामले को, क्या विपक्ष इस तरह की साजिश रच रहा है? क्या एक बच्ची के साथ हैवानियत हुई, प्रशासन ने उसके बाद जिस तरीके का रवैया अपनाया, उन सबको दरकिनार कर दिया जाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल दरकिनार करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बोलता हूं कि बहुत जोर से उठाना चाहिए सारी चीजों को, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। इस देश में कितने बलात्कार होते हैं? हर घंटे 4 होते हैं। अगर जब उन चीजों से हमें शर्म नहीं आती है, हम 2013 में हमने एक मुद्दा उठाया निर्भया कांड वाला, फिर हम आज हाथरस उठा रहे हैं। कितने साल का अंतर है? 7 साल का अंतर है। 7 साल तक हम सोए हुए पड़े थे, अब 2013 में निर्भया एक्ट बन गया। क्या उस निर्भया एक्ट के बाद सारी चीजें बदल गई? बिल्कुल नहीं बदली। समाज बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला। पुलिसिंग बदल गई? बिल्कुल नहीं बदली। ठीक है, हमने कानून में बदलाव कर दिए, घटना रजिस्टर्ड हो जाएगी पुलिस में, पुलिस साथ गिरफ्तार कर लेगी, और हमने थोड़े कानून को स्ट्रांग बना दी। क्या इंप्लीमेंटेशन उसका प्रॉपरली हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बात यह है कि जब हम आधी आबादी महिलाओं की बात करते हैं इस देश में, तो हम 70 साल बाद सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? यहां पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। देखिए, बीजेपी राजनीतिक दल है, कांग्रेस राजनीतिक दल है, सपा राजनीतिक दल है, ये सब राजनीति करेंगे। इनका जो प्रथम उद्देश्य है किसी भी घटना में जाने का, इनका उद्देश्य है राजनीति करना, वहां से वोट, उस घटना को लोगों के सामने नजर में लाके कैसे वोट बटोर सकते हैं। हर एक पार्टी ये करेगी और आगे भी ये करती रहेगी। लेकिन समस्या अलग है। समस्या है भाई, जब बलात्कार हो रहे हैं और महिलाओं के साथ जायदाती और मॉलेस्टेशन हो रहा है, तो हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमें सुधारों की जरूरत है। समाज सुधार से लेकर पुलिस सुधार, जुडिशरी सुधार, जब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल बदलाव नहीं आने वाला है। क्या हम 7 साल में देख रहे हैं निर्भया के बाद बदलाव आया? हाथरस कांड हमारी आंखों के सामने, बलरामपुर कांड 12, राजस्थान में केरल, राजस्थान सबसे नंबर 1 पे रेप के मामले में। केरल की स्थिति क्या है? बोलते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, बहुत एजुकेशन। बात यही है दिक्कत ये है कि सेंसिटिव मुद्दे पर भी राजनीति होती है। कमाल की बात यह है सबसे ज्यादा कि कोई भी समस्या, देखिए, ना तो सपा चाहती है कि मुद्दे सुलझें, कि ना बीजेपी चाहती है और ना कांग्रेस चाहती है। ये मुद्दे जब तक उठते रहें ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। मैं देखिए, अगर जब आप सच में इस देश में और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। पुलिस सुधारों की, देखिए, राहुल गांधी यहां गए, लेकिन राहुल गांधी ये भी तो बोल सकते थे, भाई हमारी सरकार राजस्थान में और हम वहां पुलिस सुधार लागू कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो प्रकाश सिंह डीजीपी थे उनकी समिति ने जो बोला है, वो पुलिस सुधार हम वहां लागू करें। कहीं से तो, जहां आप पावर में हैं वहां से करिए। राहुल गांधी निश्चित तौर पर बड़े नेता बन के आएंगे। अगर जो आप सोच रहे हैं कि यहां जाके राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे और बड़े नेता बन जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और बीजेपी जो पावर में, क्या उसने कहीं सुधार नहीं? सुन लीजिए ना, जहां बीजेपी जो सरकार में, केंद्र में और कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं बीजेपी ने बोला कि हम पुलिस सुधार लागू कर रहे हैं? कोई राजनीतिक पार्टी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पुलिस सुधारों को लागू करने में और पुलिस सुधारों की जिम्मे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा किसमें? पुलिस के पास है। और पुलिस जैसी यहां दिखाई दी है हाथरस में असंवेदनशील, वो निश्चित तौर पे शर्मनाक है। अगर जब तक हम पुलिस सुधारों की बात नहीं करेंगे और पुलिस सुधारों को लागू नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पुलिस सुधार लागू करिए। कौन कर रहा है पुलिस सुधार लागू? कोई राजनीतिक दल इंटरेस्टेड ही नहीं है कि पुलिस सुधार लागू की जाए, क्योंकि व्यवस्था वैसी बनी रहनी चाहिए। कोई भी राज्य नहीं चाहता है कि पुलिस की जो पावर है वो अपने हाथ से, कोई राज्य सरकार नहीं चाहती निकल जाए। और क्या पुलिस ने खुद ने कोई ऐसी कोई समिति गठित की कि अगर जो कोई पुलिस की कार्यप्रणाली से, थाने के थानेदार की कार्यप्रणाली से कोई नाखुश है, उसके साथ ज्यादती कर रही है पुलिस, बीट इंचार्ज ज्यादती कर रहा है, तो जिला स्तर पे जाके किसी से रिपोर्ट कर सके और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इन मुद्दों को जब तक उठाते रहेंगे आगे। और रेप देखिए, आज नहीं हुए क्या इस देश में रेप?
रोजाना हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं, रोज रेप कहीं ना कहीं और से। जब तक हम ये सारी चीजें नहीं बदलेंगे, पुलिस सुधारों की जरूरत है, जुडिशरी सुधारों की जरूरत है, समाज सुधारों की जरूरत है। और ये सब आके पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा सेट करके निकल जाते हैं। अब आज बीजेपी की सरकार है, कल को कांग्रेस की आएगी, परसों किसी और की होगी, लेकिन हम समाज के तौर पे समाज को खड़ा होना होगा कि हमें पुलिस सुधार चाहिए। जब समाज बोलेगा कि पुलिस, देखिए ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में तब बदलाव करती है जब समाज मांग करता है, क्योंकि इनको पता है अगर जब तक वोट उस चीज पे वोट मिलेंगे तब तक ये उसी को चलाते रहेंगे, और जिस दिन इनको पता चल जाएगा कि इस चीज पे वोट नहीं मिलने वाले, आप बदलाव कर रहे थे राहुल की बात, बदलाव लाने के लिए, सुधारों के लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ित कौन है? पुलिस से और अपराधियों से। और बलात्कार कहां हो रहे हैं? समाज में। गंदा कौन है? समाज में गंद फैल रही है, गंदगी। जावेद, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे? करने के लिए हमें बदलाव लेके आने पड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही नहीं है। ये तो अगर जो समाज पूरी तरीके से खड़ा हो गया, मैं तो बोल रहा हूं ज्यादाती तो महिलाओं के साथ हो रही है ना, आधी आबादी की महिलाएं भी खड़ी हो जाएं, तो इनके कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी जो पुलिस सुधार लागू ना करे? इनको मजबूरी में करने पड़ेंगे। और इनसे अगर जो हम मांगते रहेंगे कि नहीं सुधार लागू कर दीजिए, सुधार लागू कर दीजिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक अलग इश्यू है, लेकिन अब जिस तरह ये दिशा में केस आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि कैसे फंडिंग हो रही है, कैसे जातीय दंगों में दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जावेद, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, आप कह लें, फिर मैं आगे सवाल लेता हूं। सीधा सवाल था कि जिस तरीके से घटना हुई है, जिस तरीके से इसमें मिसहैंडलिंग की, किसके इशारे पर हुई है, हाथरस में हर अधिकारी यही कहता रहा कि ऊपर का आदेश है, ऊपर का आदेश है, ऊपर का आदेश है। ये ऊपर वाला कौन था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस ऊपर वाले का भी नाम सामने आना चाहिए कि देर रात में अंतिम संस्कार के लिए किसने आदेश दिया था। ये भी आना चाहिए बहुत स्पष्ट रूप से कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी, किसने कहा कि अगर प्रातः काल अगर अंतिम संस्कार होगा उस व्यक्ति का तो दंगा भड़क जाएगा। यहाँ पर जिस तरीके से इस केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, अरे भाई पीड़ित और आरोपी दोनों पक्ष पूरी तरीके से हिंदू है, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। जब इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है, उस वेबसाइट के बारे में आप क्या कहिएगा? अरे आप सुन लीजिए। और एसआईटी की जो बात हो रही है ना, जो बड़ा सरकार जो है सीना अपना चौड़ा करके अपनी पीठ थपथपा रही है। एसआईटी का गठन हुआ, घटना स्थल पर वो पीड़िता के यहाँ पहले दिन नहीं गई, पहले दिन वो आरोपियों के यहाँ चक्कर लगाती रही। जब मीडिया में हो हल्ला हुआ, नेताओं ने हल्ला मचाया, तब एसआईटी दूसरे दिन गई। और सीबीआई जांच का जहां तक सवाल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत भयावह घटना है, यहाँ पर सरकार। चलिए मैं दोबारा आता हूं आपके पास, जावेद भाई, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। दिनेश जी, आप बताएं कि ये मामला जहां से शुरू हुआ, लगातार आप देख रहे हैं कई सवाल उठे, कई तरह के ऐसे काम प्रशासन ने किए जो अब भी सवालों के घेरे में है। एसआईटी जांच कर रही है, 10 दिन का वक्त और दिया गया है। आगे अब नया मामला आया है फंडिंग का, तो ये जो इंसाफ की बात की जा रही है वो कैसे मिलेगा? और क्या पूरे इस तरीके का साजिश की जा सकती है कि अगर ऐसा मामला हुआ है तो उस पे दंगे की आग में रोटियां सेकी जाए? देखिए, ऐसे मामलों में अभी तक जितने भी आंदोलन सामने आए हैं राजनीतिक दलों द्वारा, उसमें आज एक और आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सीएए के विरोध में जो सड़क जाम की गई थी, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वहां पर कुछ हुआ, गलत हुआ। आप सोचेगा कि आज जो भी कुछ इस समय हम लोग सुन रहे हैं और आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अंततः उसका सुप्रीम कोर्ट यही वर्डिक्ट देगा कि जो भी इसके घटनाक्रम में सामने आया है, वह केवल सुनी सुनाई बातों पर हवा बना, जबकि तथ्य कुछ और है। हम ये क्यों नहीं मानते कि इस मामले में, हाथरस के मामले में खास तौर से, जब एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, तो और उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी निगरानी में जांच कराए सीबीआई से, तो और क्या चाहिए राजनीतिक दलों को? और क्या चाहिए? क्या उस परिवार को और क्या चाहिए? आप नार्को क्यों नहीं कराना चाहते अपना? अगर इस देश की शांति के लिए
देश की कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल दिनेश जी, दोनों पक्ष हैं, दोनों हो जाए तो इसमें नुकसान क्या है? दोनों पक्ष है, दोनों का अलग अलग बयान है। अगर कोई आदेश करेगा तब आप क्या करेंगे? हम चैनलों पर बैठकर हमने फिर कहा, राजेश, भावुकता से बड़ा कर्तव्य होता है। हम हर मामले को अगर भावुकता में छोड़ देंगे तो फिर उसका निर्णय नहीं हो पाएगा, फिर उस बच्ची के साथ, लड़की के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। दोनों पक्ष की सुनी जानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जरूरी है। कीर्ति निधि जी, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, सांप्रदायिक माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही थी? क्या वाकई आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कह दिया गया है, ये सिर्फ कहने की बात है? कीर्ति निधि जी। मोनिका जी, दोनों जाति के लोग तो सांप्रदायिक दंगा तो भड़कने का कोई सवाल नहीं वहां। और सरकार जो आरोप लगा रही है कि पीएफआई वहां दंगा भड़काना चाहती थी, ईडी जांच कर रही है। 50 करोड़ अगर उसको फंडिंग हुआ है, 100 करोड़ की फंडिंग है, तो फंड आए तो खर्च कहाँ हुए, यहाँ दंगा भड़काने में हुए कि कहीं और खर्च हुए, इसकी जांच होगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन सरकार के इस आरोप से हाथरस की घटना को तो आप नहीं बदल सकते। हाथरस के अंदर जो हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह जी पीड़ित परिवार के बगल वाले घर में, अपने घर में जिस तरीके से पंचायत लगाए, जिस तरीके से आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीड़ित के साथ में खड़े होकर के उन आरोपियों के पक्ष में खड़े हैं और लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आज तक उसको सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा पाई। ये सब सोचनीय प्रश्न है। और मैं राहुल सांकृत्य जी के एक दो बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि समाज में भी बदलाव की जरूरत है, पुलिसिंग में भी बदलाव की जरूरत है। और ये रेप की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग जहां विकास पे चर्चा करते, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य में चर्चा करते, आज हम आप बैठ करके रेप की घटनाओं पे चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए। अनिता जी, विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है कि घटना से ध्यान हटाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ इसलिए पीएफआई का नाम लिया जा रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है पीएफआई को। कीर्ति निधि जी को बता दिया जाए कि सारे सामने आए हैं और वहाँ पे मथुरा में वो पकड़े गए हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं, कोई ध्यान नहीं भटकाया गया। इसकी पूरी तह तक वो जांच हो रही है और उसकी जांच इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं इसका न्याय हो, पूर्ण तरीके से न्याय हो, क्या सही है क्या गलत है सामने आए। हम सीबीआई जांच करने को तैयार है, हम नागरिकों के लिए तैयार है, हम हर चीज के, अगर सरकार के अंदर कोई ऐसी दिक्कत होती है वो सब चीजें मना करती, अगर आरोपियों के साथ उसका कुछ होता तो मना करती, नहीं हम सीबीआई जांच कराएंगे। लेकिन आज हम सीबीआई के लिए भी तैयार है, नागरिकों के लिए भी तैयार है, आरोपियों को पकड़ के जेल में भी भेज रहे हैं। ये केवल अपने चश्मे से आतंकवादियों को बचाने वाली पार्टी खुद है, वो दूसरे पे आरोप लगा रही, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि कैसी तरह की बातें कर रहे हैं। अगर एक सरकार विकास का काम कर रही है, जनता का काम कर रही है, जनता देख रही है, लगा रही है और आप बाइक के अंदर हिंदू मुसलमान ही करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। देश की सोचिए, देश की समाज की सोचिए, पक्ष में मुकदमे कराए आपने, देश की चिंता नहीं है। अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, चीन के तलवे काटने वाले, जिस तरीके से आपदा में और तलाश के राजनीति करते हैं, करती है भारतीय जनता पार्टी। और आने करा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए आपको सरकार से, आवेदन करके जांच कराइए ना। जिस तरीके से आपने कहा है कि ये दंगा कराना चाहते थे, उसी तरीके से जांच रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अगर कोई आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उससे बड़ी दोषी सरकार है कि ये फंडिंग हो कैसे गई, ये फंडिंग सरकारी एजेंसियों की निगरानी में पहले क्यों नहीं आई, ठीक है जावेद जी, आपसे मेरा सवाल जावेद जी सुन लीजिए, जस्टिस फॉर हाथरस करके एक वेबसाइट देखी गई, उस पर क्या कुछ मटेरियल था वो भी आपने देखा।
उस जावेद बेटी जी, की मौत तक दुख ठीक है जावेद जी, मेरा सवाल सुनिए। शब्द नहीं बोले। ठीक है जावेद जी, जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट बनती है, उस पर जो मटेरियल होता है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें कैसे दंगा भड़काना है, फिर उसके बाद बचना कैसे, मिर्ची पाउडर जो है वो पुलिस की आंखों में झोंकना है, ये सब तमाम बातें लिखी गई। उसके बाद 4 गिरफ्तारियां होती हैं, अब जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फर्जी बातें हैं ये? आप भी तो इंतजार कीजिए ना, जब आप कह रहे हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जांच हो रही है, इंतजार कीजिए। तो आप भी इंतजार कीजिए इस बात का कि वो दोषी है, निर्दोष है, 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। करना है तो ये सवाल भी नहीं होने चाहिए, जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। कांग्रेस किसी भी दोषी, किसी भी अपराधी के साथ नहीं खड़ी होती। हम इंसाफ के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं। सरकार जहां अन्याय करेगी हम सिर्फ वहां हाथरस में सरकार खड़े के हैं, खिलाफ सिर्फ हाथरस में लड़ने खड़े के लिए तैयार है। सिर्फ हाथरस के मुद्दे पर खड़े हैं। वो ये भी तो कह रहे हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, एसआईटी जांच कर रही है, 10 दिन का वक्त तोड़ दिया गया है, ईडी के रडार पे अब फंडिंग आ गई है, तो जांच एजेंसियां तो एक्टिव है ना। चैनल पे इस तरीके से गलत बात नहीं कर सकते। सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जिसने नोटिफिकेशन धमकाने का काम किया, इसमें पूरा मुख्यमंत्री जी का है। अगर मुख्यमंत्री जी एक संत है और उनके अंदर नैतिकता है तो वो राज धर्म का पालन करते हुए, अपने संत धर्म का पालन करते हुए तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते। जावेद जी, लॉ एंड ऑर्डर में कमी थी, तमाम चीजों में कमी थी, सरकार की जो कार्यप्रणाली है, प्रदेश सरकार की जो कार्यप्रणाली पर है उस पर सवाल खड़े किए, हमने भी किए। लेकिन जो अभी जो एंगल सामने निकल कर आ रहा है कि इन तमाम चीजों के बीच में इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है, दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। किसान केस में क्या हुआ, 3 महीने तक डिबेट चलती रही, आज क्या एंगल निकल के आ रहा है? कल सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस के मामले पर क्या टिप्पणियां की है, उस पर भी चिंतन होना चाहिए, सवाल उस पर भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश की सरकार घिरी हुई है। एक सेकंड अनिता जी आप ये बताएं, विपक्ष को अब भी आपत्ति है कि सीबीआई जांच की नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी की गई? क्यों नहीं हो रही है? देखिए सीबीआई की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, पहले इनकी रिपोर्ट तो आ जाए, एसआईटी की सब पूरी रिपोर्ट आ जाना, उनको 10 दिन का समय दिया गया, रिपोर्ट आने पर वो भी किया जाएगा। लेकिन ये जो बोल रहे हैं जावेद जी, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि इनकी वो पार्टी है जो तंदूर में लड़कियों को डाल देती थी और ये बचाने के लिए बात कर रही, दंगा भड़काने की बात कर रहे। इनके ही सभासद पकड़े गए लखनऊ में, इन्हीं के ही दलित नेता बोल रहे हैं कि हम लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की। ये इन्होंने ही राफेल में झूठा नाटक किया, इन्होंने ही सीए में झूठा नाटक किया। कांग्रेस का आईना पूरी तरीके से जनता देख रही है, कांग्रेस को समझ अनिता जी, विपक्ष का सीधा सवाल ये है कि जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई जा रही है, ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? जो भी काम हो रहा है उसमें जल्दबाजी दिखाई जाए। जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो भी 10 दिन के लिए कर दी गई है, तो क्यों इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है? मोनिका जी देखिए, सीधी बात है, मोनिका जी ये सब साथियों को मिटाने और पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए लगातार हो रहा है। आरोपियों को इसके पीछे सरकार की मनता जनता समझ रही है। उत्तर प्रदेश की देश की सीबीआई की जांच भी हो रही है, नार्को टेस्ट का भी बात होगी, नार्को टेस्ट भी होगा, उसमें वो परिवार के लोग अभी राजी नहीं है कि हमारी सीबीआई जांच करें, हमारी नार्को टेस्ट। लेकिन हम यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से तैयार है कि हम सीबीआई की जांच भी कराएंगे, नार्को टेस्ट भी करें, जो दूध का दूध है, पानी का पानी, सामने यही पूरा देश चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सरकार को नहीं दे रही है, आप कहाँ हैं? कांग्रेस की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ तत्काल कार्रवाई हो रही। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा है, आइए अलाउ है, आप आइए वहाँ पीड़ित पक्ष से मिलिए। अगर कोई धारा कम नहीं हो, घटना में लापरवाही आऊंगी आपके पास। कीर्तिनिधि पांडे जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए मोनिका जी, सवाल है जी बोलिए। अगर सरकार को लगता है कि इसको कोई साजिश थी, दंगा भड़काने की कोई साजिश थी, उत्तर प्रदेश जलाने की साजिश थी, तो पीएफआई के फंडिंग की जांच करे, फंड आया तो खर्च कहाँ हुआ इसकी जांच करे। लेकिन 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पीड़ित पक्षकार सुरक्षा मांग रहा तो सरकार अगर संवेदनशील है तो उस परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए।
दूसरा सवाल है कि जिस बिटिया का दाह संस्कार रात में 2:30 बजे कर दिया गया और वहां पुलिस के अफसर कहते रहे कि जिलाधिकारी और ऊपर का आदेश है, तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। तीसरा सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो अब तक उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ। चौथा सवाल कि जो उनके पार्टी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह जी पीड़ित परिवार के बगल में ही पंचायत कर रहे हैं और धमकियां दी जा रही है उस परिवार को, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कब करेगी, ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेगी, और जब इन चारों बिंदुओं पे कार्रवाई करेगी तब सरकार की निष्पक्षता दिखेगी। एसआईटी भेज के सबूतों को मिटाने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार एसआईटी के आज तक कितने एसआईटी बने, एसआईटी कानपुर की घटना में बनी, एसआईटी महोबा की घटना में बनी, एसआईटी हाथरस में बना दिया गया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में एसआईटी बनाई गई, एसआईटी कोरोना काल में जो आपदा को अवसर में लूट का साधन बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर खरीद में जो बड़े पैमाने पर धांधली, उसके लिए एसआईटी में क्या किसी एसआईटी की रिपोर्ट आज तक आपको पता चलता है? मोनिका जी, राजेश जी, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई अब आप क्या चाहते हैं, फिर इस मामले में क्या होना चाहिए? ठीक है, इन सवालों के जवाब मैं लूंगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं इस केस में आगे, और अब क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, बताइए। देखिए मोनिका जी, उस पीड़ित परिवार को सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। दूसरा सवाल, जिम्मेदार अफसरान दाह संस्कार के लिए दोषी है उस बिटिया के, जिसको सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार नहीं हो पाया। ह्यूमन राइट्स अपराधियों का सरकार का कहना है कि अगर बेटी की चिता नहीं जला पाते तो फिर हाथरस जलता। कीर्ति जी, इस पर सरकार का कहना है कि अगर बिटिया की चिता नहीं जला पाते तो फिर हाथरस जलता, सांप्रदायिक दंगे होते। मोनिका जी, इतने पुलिस के मौजूदगी में जहां आप जैसे पत्रकार प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, वहां दंगा कैसे हो जाता? ये सरकार चाहती तब दंगा होता। कानपुर में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी? और जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अभी भी वो जो है असुरक्षित महसूस कर रहा है। मोनिका जी, परिवार की सुरक्षा की पूरी वहाँ पे हो गई है, पूरी सुरक्षा चल रही है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे कैमरे भी लग गए हैं, पुलिस पूरी वहाँ पे काम कर रही है और वो पूरा सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कांग्रेस से हमेशा लाशों पे राजनीति की है और ये उस लाशों पे राजनीति करते, अगर ये ना होता सही में ये दंगे और सुरक्षा के नाम से पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। मैंने सुन लीजिए, को नहीं पता कि जिलाधिकारी हाथरस किस तरीके से पीड़ित परिवार जावेद जी आओगे आपके पास, जिसका वीडियो वायरल है, कीर्ति जी आओगे आपके पास, आपने भ्रमित किया है समाज ये अनीता जी को नहीं पता, किसको बताइए? इनके हाथ रख के जिलाधिकारी लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे थे, जिसका वीडियो वायरल है, उसके बाद भी आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, वक्त की कमी है। राहुल, आप बताएं कि क्या होना चाहिए? हम अगर अब आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सिर्फ एक दूसरे को घेरा जा रहा है, समस्या का समाधान कैसे हो, इस तरफ किसी का ध्यान? इस देश में मॉलेस्ट्रेशन महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या सिर्फ हाथरस नहीं है, हाथरस के बाद कल भी होगी, उसके अगले दिन भी होगी, रोज हो रही है वो समस्याएं। तो हमें ना जड़ की तरफ काम करना है, पुलिस सुधार लागू करने चाहिए। देखिए, और राजनीति, देखिए सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि यूपी सरकार ने किसी को बचाने के लिए कोई प्लान किया, या देखिए सरकार काम करती हुई दिख रही है। सरकार ने एसआईटी की गठित की, देखिए जो पॉसिबल है वही तो कर सकती है सरकार। सुन लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सरकार, लोग आप सीबीआई को बहुत बड़ी एजेंसी मानते हैं, सरकार बोली भाई सीबीआई जांच करवा लो। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली कि सीबीआई जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कर सकती है। तो सरकार भाग नहीं रही है। ये सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि सरकार जांच नहीं चाहती है। सरकार बोल रही जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज आप उस पर जांच कराइए। तो सरकार, लेकिन समस्या ये कि क्या इस समस्या के समाधान के लिए हमारे कदम क्या होंगे? वो कदम होंगे कि पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने सबको ऑर्डर जारी किया हुआ है राज्यों की, भाई पुलिस सुधार लागू करिए, लेकिन राज्य इंटरेस्टेड नहीं है पुलिस सुधार लागू करने में। जब तक राज्य इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो जनता को दबाव बनाना पड़ेगा समस्या का समाधान। और ये जो आपका पीएफआई वगैरह ये तो लगातार करते ही रहेंगे। देखिए, पीएफआई का काम ही इस देश को कमजोर करना है।
पीएफआई से इससे कोई वो नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है। पीएफआई हर उस काम में वो फंडिंग करेगी जब ये देश कमजोर होने की तरफ जाएगा, और वो जैसे भी कर सकती है। तो ये हर जगह आएगा पीएफआई, और इधर उधर से फंडिंग इस देश के खिलाफ लगातार। दिनेश जी 10 सेकंड की आप में शॉर्ट में टिप्पणी, उसके बाद कार्यक्रम को मुझे खत्म करना होगा। 10 सेकंड बहुत जल्दी से सर। इस मामले में प्रतिष्ठा सबसे अच्छा उपाय है, और जो जांच एजेंसी इसमें जांच कर रही है, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर हम भरोसा नहीं रख रहे हैं तो मान के हम चलेंगे कि इस पर केवल राजनीति की जा रही है और कुछ इसका नहीं। बिल्कुल। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में। फिर से बात रखें आप जावेद जी, आपकी आवाज नहीं आई ठीक से, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी हाथरस घटना की सीबीआई जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। अन्यथा उसके पहले अगर ये जांच इसी तरीके से होगी तो इसमें पूरी तरीके से पर्दा डालने। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया कीर्ति निधि पांडे, राहुल तालान आपका, जावेद अहमद और दिनेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अनीता जी